TAH सेट के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बगैर सर्जरी करना नामुमकिन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं इनसाइड द वार। मैंने एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो तमाम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मैं बताता जाऊं कि हमने ये डिसाइड किया है कि सपोज कि आज एक सिजेरियन सेट है हमारे पास, कल को हमारे पास एक लेप्रोटमी सेट होगा, परसों हमारे पास टोटल हिस्टेरेक्टमी सेट होगा। तो इस तरह हमने सोचा है कि स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसीजर के अंदर जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर हम डिस्कस करें। तो ये वीडियो जो है हमारे जितने भी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, ऑपरेशन थिएटर से मुतल्लिक हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, या वो इवन बिगनर्स जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज का जो सेट है हमारे पास वो है TAH। TAH इज ए एब्रीविएशन ऑफ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। बाय द वे यहाँ पे बताता जाऊँ, दो तरह की हिस्टेरेक्टमी होती है, एक वजाइनल और एक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। एक तीसरी भी हिस्टेरेक्टमी की किस्म होती है और वो वाया लेप्रोस्कोपिक सरंजाम दी जाती है। लेकिन आज का जो हमारे पास सेट है वो है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी सेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीडल होल्डर की। बाय द वे मैंने यहाँ पे मेरे पास टेबल के ऊपर तमाम इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं भी शायद आपको स्टेप बाय स्टेप ना बताऊं, लेकिन हो सकता है कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो कि एक टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी सेट के अंदर होने चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक वो पहुंचाऊं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीडल होल्डर की। एक सेट के अंदर आमतौर पर कम से कम 2 नीडल होल्डर होने चाहिए। एक स्मॉल या मीडियम साइज का होना चाहिए और दूसरा एटलीस्ट लॉन्ग होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास लॉन्ग है और ये मीडियम साइज का। तो लॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको बाज़ दफ़ा डीप जाना पड़ता है स्टिच लेने के लिए, तो इसलिए लॉन्ग का होना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टूथ फॉरसेप की। टूथ फॉरसेप हमारे पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए, एक लॉन्ग और एक मीडियम। तो मेरे पास इस वक्त मीडियम और थोड़ा सा स्मॉल है, तो लॉन्ग नहीं है। तो बेसिकली तो आपके पास 2 टूथ फॉरसेप्स होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, टूथ फॉरसेप आगे से 2 टूथ बने होते हैं, तो इसलिए इसको टूथ कहते हैं। इसके बाद मेरे पास है एक प्लेन फॉरसेप। प्लेन फॉरसेप आपको पता है टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, बाज़ दफ़ा स्टिच लगाने के लिए भी हम इसको, बाज़ दफ़ा ब्लीडर को पकड़ने के लिए, ऊपर से कॉटरी करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन फॉरसेप, प्लेन टिश्यू फॉरसेप। मेरे पास तरतीब में नहीं लगे हुए, तो मैं इसलिए आपको तरतीब से नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आम तरतीब से बात करें, तो बिल्कुल तरतीब से हो सकती है बात, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी सेटअप लगा चुका हूँ तो इसलिए मैं शायद तरतीब में ना रहूँ। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीपी हैंडल की। आमतौर पर हमारे पास बीपी हैंडल 4 नंबर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 4 नंबर के ऊपर आपके पास 23 नंबर और 22 नंबर और 20 नंबर, ये 3 तरह के साइजेस होते हैं जो ब्लेड होते हैं, इसके ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर का भी होता है, वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ, लेकिन ये आमतौर पर इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स की। तो मेरे पास इस वक्त मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप्स हैं, देख सकते हैं आगे से कर्व्ड होती है, देख सकते हैं आप, आगे से कर्व्ड होती है थोड़ी सी, और इसको मॉस्किटो आर्टरी कहते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे जो ब्लीडर्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, और जब होल्ड कर लेते हैं तो बाद दफ़ा वो खुद ही ब्लीडर बंद हो जाते हैं, ब्लीड करना बंद कर देते हैं, लेकिन बाद दफ़ा हमें कॉटरी की जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली जब हम इसको होल्ड करते हैं तो कॉटरी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टरी फॉरसेप की। आर्टरी फॉरसेप भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए, या थोड़े से छोटे ब्लीडर हो जो मॉस्किटो से ना पकड़े जाएं, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट है इस वक्त, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेट भी होती है हमारे पास। तो स्ट्रेट आर्टरी कुछ इस तरह दिखाई देती है, ये आप देख सकते हैं, आर्टरी है लेकिन ये स्ट्रेट है, देख सकते हैं आप, वो पहले वाली कर्व थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिस फॉरसेप की। एलिस टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप होते हैं। बेसिकली ये हमें होल्ड करने के लिए, टिश्यूज को, फैट को, उसको होल्ड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके भी 2 साइज हैं इस वक्त मेरे पास, एक मीडियम, स्मॉल और लार्ज, 3 तरह के इसके साइज होते हैं। आमतौर पर तीनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रेक्टमी है तो इसमें 2 होने बहुत जरूरी है, एक लॉन्ग और एक मीडियम। ये 2 तरह के हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेन टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप्स की।
जो मसल्स होते हैं या फैट को तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जो मसल्स होते हैं हार्ड किस्म के उनको पकड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लेन टिश्यू फॉरसेप है बाय द वे। ये सिजेरियन सेट जो हमारे पास होता है, आगे चल के हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका भी एक ये इंस्ट्रूमेंट टाइप है जो उसके अंदर रखी जाती है। तो ये टिश्यू लेन टिश्यू होल्डिंग फॉरसेप कहलाते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेबकॉक की। बेबकॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जनरल सेट में मिलेगा, टीएच में मिलेगा, लेप्रोटमी में मिलेगा और सिजेरियन सेट में भी मिलेगा। इवन हमारे जो फाइन इंस्ट्रूमेंट सेट होते हैं जो जनरल सर्जरी से रिलेटेड हो, उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका और एक जनरल सेट के अंदर इसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जनरल सेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बेबकॉक है, देख सकते हैं आप इसको, ये टीएच का हिस्सा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिट्रैक्टर की। इस वक्त मेरे पास दो तरह के रिट्रैक्टर हैं, लैंगनबैक, देख सकते हैं आप, ये लैंगनबैक है, LENGENB। ये हमारे पास दो तरह के रिट्रैक्टर हैं, एक मीडियम साइज है और एक स्मॉल साइज है। ये बेसिकली रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉरिस रिट्रैक्टर की। ये हमारे पास मॉरिस रिट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप इसको, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बाय द वे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको बता रहा हूँ मैं, ये वाइवा के अंदर जब आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसके दौरान टेबल पे पड़े होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आपको पहचान आनी चाहिए और उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी आना चाहिए आपको कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो इससे आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पास है मॉरिस रिट्रैक्टर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और रिट्रैक्टर जिसका नाम है ब्लैडर रिट्रैक्टर। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये है हम ब्लैडर रिट्रैक्टर, ब्लैडर को पीछे करता है, तो ब्लैडर को सेव कर सकते हैं हम इससे। तो ये है ब्लैडर रिट्रैक्टर। और यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जो डॉइंट रिट्रैक्टर होता है, डॉइंट रिट्रैक्टर, वो भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन उसका ये हिस्सा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इसके, और वो सिजेरियन सेट के अंदर आमतौर पर पाया जाता है। इसके बाद एक और रिट्रैक्टर है जिसको कहते हैं डीपर रिट्रैक्टर। जब आप डीप में चले जाते हो तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, स्किन को और उस एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 3-4 साइजेस में अवेलेबल होते हैं, 4 साइजेस के होते हैं हर सेट के अंदर। तो ये इस वक्त मेरे पास 3 है, लेकिन चौथा भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें अभी 3 पड़े। तो ये बेसिकली डीपर रिट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप, डीपर रिट्रैक्टर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैली की। ये हमारे पास कैली है, इसके भी साइजेस होते हैं मुख्तलिफ, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये मीडियम साइज है, ये कैली है हमारे पास, ठीक है। इस वो भी एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मायोमा स्क्रू की। ये देख सकते हैं आप, मायोमा स्क्रू कहते हैं इसको, मायोमेक्टमी स्क्रू भी कहते हैं। तो बेसिकली जब आप यूट्रस को होल्ड करना है, तो उसके क्या होता है कि आप इसको डाल के ऐसे स्क्रू करते हो, जैसे हम घुमाते हैं ना, कोई स्क्रू घुमाना हो, लगाना हो, तो ऐसे हम स्क्रू घुमाते हैं, जिससे हम इसको फिर होल्ड कर लेते हैं और नीचे क्लैंप लगाकर और स्टिचिंग करने लग जाते हैं और फिर कैंची सीजर से काट देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास मायोमा स्क्रू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजर्स की। बीच में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना, अगर आप कहेंगे तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको बता सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजर्स की। सीजर एटलीस्ट हमारे पास 4 होनी चाहिए सेट के अंदर, एक स्टिच कटिंग होनी चाहिए, एक फाइन सीजर होनी चाहिए, मैक्सिमम सीजर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और एक हैवी कटिंग टिश्यू सीजर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इस वक्त सीजर्स हैं, देख सकते हैं आप, कर्व्ड है, मैक्सिमम बम्प है और स्ट्रेट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे स्पंज होल्डर की, जो कि शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि थोड़ा सा तरतीब अलग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आप जब कहेंगे तो हम इसको तरतीब से, मैं कोशिश करूंगा तरतीब ही लगाऊं मैं। तो ये हमारे पास स्पंज होल्डर है। स्पंज होल्डर एटलीस्ट 6 होने चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास स्पंज होल्डर है, देख सकते हैं आप। इसको पेन ट्रिप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और होल्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ और यूट्रस को होल्ड करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है कॉकर, कॉकर फॉरसेप्स, देख सकते हैं आप, ये वाला। इसके साथ हमारे पास कॉकर फॉरसेप है, आगे से टूथ होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको मैं कोशिश करूँ दिखाने की, तो ये है कॉकर फॉरसेप। ये टिश्यूज को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्डोमिनल रिट्रैक्टर।
देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इस वक्त मेरे सेट पे हैं वो है ये वाला। ये है एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। इसमें क्या होता है कि आप एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो असिस्टेंट होता है वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि उसके लिए आसानी हो जाती है। तो ये बेसिकली रिट्रैक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लैंप्स की। हमारे पास बड़े बड़े क्लैंप्स हैं, तो ये एटलीस्ट हमारे पास स्ट्रेट होने चाहिए, कर्व्ड होने चाहिए। ये 8 से 10 कम अज कम लाजमी एक सेट के अंदर होने ही होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉवल क्लिप की। जैसा कि मैंने आपको बताया, तरतीब नहीं है मेरे पास इस वक्त, चाहता तो बना सकते थे, लेकिन सोचा कि जैसे बन रही है, टाइम थोड़ा था, तो इसलिए मैंने कहा कि आज ऐसे ही बना लें। तो ये हमारे पास है टॉवल क्लिप्स। टॉवल क्लिप्स का क्या काम होता है कि जब आप शीट्स बिछा देते हो पेशेंट के ऊपर, ग्रीन शीट्स, तो उस शीट को दूसरी शीट के साथ कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप के बाद हम बात कर लेते हैं हैंगर्स की। ये हमारे पास हैंगर्स हैं। बेसिकली जितना बड़ा सेट होगा उसको तरतीब में रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, हैंगर्स होते हैं। हैंगर्स में क्या होता है कि एक हैंगर जो डेडिकेट कर देंगे हम क्लैंप्स के लिए, एक हम कर देंगे एलिस और आर्टरी के लिए, इसी तरीके एक हम कर देंगे बैबकॉक लेंस वगैरह के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास डेडिकेटेड हैंगर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हैंग करते हैं यहाँ पे और सेट के अंदर तरतीब से रख दिया जाता है। इसके बाद आपके पास एटलीस्ट दो बाउल होने चाहिए, गैलीपॉट एक और एक बड़ा बाउल होना चाहिए। इसमें पायोडीन डालते हैं, इसमें सलाइन वगैरह डाल सकते हैं हम, नॉर्मल सलाइन। इसके बाद हमारे पास एटलीस्ट दो किडनी ट्रे होनी चाहिए। एक मेरे पास इस वक्त लार्ज है और एक मीडियम है, इससे एक छोटी भी होती है। खैर, तो ये हमारे पास इसमें स्पेसिमेन जो है वो हम लेंगे। तो ये हमारे पास किडनी ट्रे हैं, तो नॉर्मल स्टैंड भी रख सकते हैं इसमें वॉश करने के लिए। तो ये किडनी ट्रे आप देख सकते हैं। वाइवा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। जितने भी आपको मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट्स की तरतीब सॉरी, ये जितनी भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं अभी इस सेट में, तो ये सारी की सारी आमतौर पर क्वेश्चन आ जाता है वाइवा के अंदर। तो वो पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, या ये भी पूछा जा सकता है आपको जब आप एक पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है जो कि मेरे एग्जाम में भी आया था। और वो ये था कि उन्होंने पूछा था कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल बताएं। तो एटलीस्ट उन्होंने बोला था कि 10 इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताना ही बताना है आपने। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आते थे, तो मैंने वो सारे बता दिए थे। तो ये बेसिकली एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि एक TAH सेट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक नए प्रोसीजर के साथ, जो कि जिसमें हम बात करेंगे उसके इंस्ट्रूमेंट जो जो भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक इंस्ट्रूमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।